बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इनकलाबी इक़दाम उठाए गए हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात के मातहत 8 इदारों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। यकीनी तौर पर वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने इस मिनिस्ट्री में आते ही इसको जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए अपनी तगोदो का आगाज़ किया। आज सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने बटन दबाकर बाकायदा तौर पर इन इदारों को डिजिटलाइज कर दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न भी HD हो गया। आज इस सिलसिले में अहम तकरीब हुई पाक चाइना सेंटर में और उसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स लोगों ने, सहाफ़ियों ने और आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर अहम बात यह थी कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह कहना था कि इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं उनमें तमाम मीडिया डिजिटल हो चुका है, HD हो चुका है, लेकिन हम अब भी पुराने दौर में रह रहे थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न का एक सफ़र 50 साल से ज़ायद का ये सफ़र है, तारीख़ी सफ़र है और न सिर्फ हुकूमत बल्कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया तक पहुँचाने में इसका बड़ा भरपूर किरदार रहा है। वज़ीर इत्तलात का ये भी कहना था कि हमेशा हमने देखा है कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात और इससे मुंसलिक इदारे सिर्फ किसी ख़ास एक सियासी जमात के एजेंडे को आगे लेकर चलते रहे हैं, लेकिन अब ये वक्त उन कामों का नहीं है। अब रियासत का बाकायदा तौर पे बयानिया पूरी दुनिया में जाएगा, न सिर्फ हुकूमत का बल्कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया भी पूरी दुनिया में जाएगा। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, इसकी कितनी अहमियत है, इन्हीं मामलात पर प्रोग्राम के अपने पहले हिस्से में हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात जब उन्होंने मिनिस्ट्री संभाली, उन्होंने एफ़र्ट्स की, आपकी तमाम टीम ने एफ़र्ट्स की और आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में जिस वक्त जो PTV की स्क्रीन है वो भी डिजिटल है, HD है और एक नए रंग ढंग में व्यूवर्स जो हैं हमें देख रहे हैं। आपके कॉमेंट्स प्लीज़। देखिए, आज तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक कामयाबी है और एक अचीवमेंट है कि आज जो है तो चीज हो गया और ये बड़ी देर की इम्प्रूवमेंट जो है वो जरूरत थी और बड़ी देर से ये पेंडिंग था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब फवाद चौधरी साहब पहले भी वज़ीर इत्तलात बने थे तो उस वक्त उनका ये इनिशिएटिव था और आज जो है पाया तक पहुंचा। आज आप नई स्क्रीन के ऊपर आप शो कर रहे हैं और लोगों को स्क्रीन भी नहीं नजर आ रही है और ये जानदार स्क्रीन। अब देखें, जितने प्राइवेट चैनल्स हैं और इस के ममालिक के अंदर ये तमाम टीवी जो है वो HD हो चुके थे, लेकिन PTV ही पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो उस पर नशरियात जारी थी और आज जो है वो संगे मील भी अपूर हो गया। अब PTV भी जो है वो एक नई स्क्रीन के साथ और जबरदस्त इमेजेस के साथ जो है वो नजर आ रही है उसकी नई नशरियात। और मैं समझता हूँ कि इसका खास क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को आजम साहब को जाता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है, जिनके विजन के तहत इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देखें कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात के साथ मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं, जो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी हमने डिजिटलाइज कर दिया और उसकी भी तमाम जो नशरियात हैं, जो तमाम प्रेस रिलीज हैं, जो कवरेज है, वो भी अब आप डिजिटल अंदाज के साथ देख सकते हैं। और वो वीडियो सर्विस जो है वो वीडियो न्यूज सर्विस वहां पर उन्होंने उसका भी आगाज कर दी है। इसी के साथ साथ हमारा डिजिटल मीडिया विंग है, बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। 1 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के जो बेहतरीन इमेज है, जो रियासत की बयानिया है, उसको आगे बढ़ाने के अंदर बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। इसी के साथ साथ हमारा PID है वो पेपरलेस हो चुका है, तमाम तर इश्तेहारात जो है वो ऑनलाइन जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे दीगर इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान जो है उसने अपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, रेडियो ऐप आ गई है, रेडियो भी डिजिटली जो है वो सुना जा सकता है। तो ये तमाम सब एक इनकलाबी इक़दाम हैं जो हमने किए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आई है जो कि हमारे नया पाकिस्तान के विजन का। अच्छा फ़ारूक साहब, ये तमाम के तमाम इदारे हम पहले देखते थे कि थे तो एक ही वजारत के तहत, लेकिन
एक कोऑर्डिनेशन नहीं थी। ये अब डिजिटलाइजेशन के बाद एक कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ मुंसलिक भी हो जाएंगे एक तरह से, और एक पाकिस्तान के मजबूत बयानिए को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा अहम किरदार होगा। देखिए, ये तमाम इदारे जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जो रियासती बयानिया है उस रियासती बयानिए को आगे बढ़ाने में इनका एक बड़ा अहम किरदार है। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम इदारे जो है वो आपस में एक सिनर्जी, एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम करेंगे और आप देखेंगे कि बेहतर कोऑर्डिनेशन नजर आएगी। अब तो बाकायदा तौर के ऊपर तमाम इदारों को जो है वो उनके टास्क दिए जाते हैं, उनको जो है वो उनके, मैं समझता हूँ कि जो हिकमत अमली होती है उसके मुताबिक ये आगे चलते हैं और आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत तेजी से जो है वो और मजीद बेहतरी नजर आएगी और इसके जो नतायज हैं वो बड़े ज़बरदस्त सामने नजर आएंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब नसीम सिद्दीकी। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको अपनी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न को जैसे हम अपने बचपन से देखते आए हैं और अब ये खुशकिस्मती की बात है कि हम उसका हिस्सा हैं, आप भी देखते आए हैं, आप इनके प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते रहते हैं। अहम बात यह है कि वजारत इत्तलात जो थी एक ज़माने से बिल्कुल ऐसे ही चली आ रही थी, लेकिन अब इनको जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये कितनी अहम पेशरफ्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। पीटीवी वो इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। और हमने बचपन से, आपने जैसे जिक्र किया, हम पीटीवी देखते आए और पीटीवी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। हमेशा उन्होंने बेहतरीन ड्रामे बनाए हैं, उनकी न्यूज़ देख लें, एडिटोरियल कंट्रोल देख लें, हर चीज़ बेहतरीन है। जो कमी थी वो एचडी की थी, जो आज पूरी होगी। मैं तो ये कहूँगा कि जो साबका गवर्नमेंट थी उन्होंने तो शायद इन इदारों को जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया हुआ था। जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था कि वो पीटीवी को चेंज करेंगे, इसको बीबीसी के लेवल पे लाएंगे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाएंगे। और उनकी जो लोग टीम कहते थे कि उनके पास टीम अच्छी नहीं है, आज शायद उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनकी टीम बेहतरीन है। आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, इन्होंने वहाँ पे भी झंडे गाड़े और यहाँ पे भी बेहतरीन उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनके साथ उनके पार्टनर हैं फ़ारूक हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत है इंफॉर्मेशन के, और एक यंग ब्लड है। और यंग ब्लड को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी इदारे में तो वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। तो आज मेरे लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि पीटीवी भी जो एचडी पे चला गया, पूरा दुनिया इसको देखेगा। जो पीटीवी की न्यूज़ होती है, आपने देखा कि जो हाइब्रिड वॉर चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर इतना पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो हम मुकाबले के मैदान में आना चाहते हैं। अगर आज 2-2.5 साल के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट ने यह कारकर्दगी दिखाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पीटीवी मज़ीद तरक्की करेगा, इसमें मज़ीद चेंजेस लाई जाएंगी और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जाएगा। क्योंकि इसके बराबर किसी भी जो यहाँ पे प्राइवेट इदारे, किसी की इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, किसी के पास इतने ट्रेंड और एक्सपीरियंस किस्म के कैमरामैन, टेक्निकल स्टाफ, प्रोड्यूसर्स, एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स किसी के पास नहीं है। क्योंकि पीटीवी एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है। तो जब इन तमाम लोगों की सलाहियतों से बेहतरीन आप इस्तेफ़ादा लेने की कोशिश करेंगे तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जो पाकिस्तान का बयानिया है वो दुनिया में सुना जाएगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौधरी फवाद को, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब को और पीटीवी की तमाम टीम को, क्योंकि ये टीम की कारकर्दगी है। इनके बगैर साहब, ये आपको लग रहा है कि इसकी जो लुक है उसमें भी बड़ा फ़र्क आ गया है? क्योंकि देखें, जब भी व्यूअर जो है वो टेलीविज़न के सामने बैठता है तो जो फर्स्ट लुक होती है किसी भी चैनल की, वो उसको अट्रैक्ट करती है या फिर वो उसको मजबूर करती है कि आप ये चैनल ना देखें। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो चला आ रहा था। आज आपको लग रहा है कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में हैं, आज हम भी उस नई टेक्नोलॉजी में चले गए हैं और वो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, एक्सेप्टेबल है व्यूअर्स के लिए। और जाहिर है बात फिर कंटेंट की बात तो बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले आप बैठें और पहले अट्रैक्ट करें, उसके बाद आप बेहतर कंटेंट के साथ जाएं। जावेद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब भी हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या कोई भी कर रहा होता है, जब उसको अच्छी स्क्रीन नज़र आती है ना, बेशक वो कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन जब स्क्रीन उसको अच्छी नज़र आती है, उसको आंखों को अच्छी भाती है, तो वो वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन हम वैसे तो पीटीवी
प्यार मोहब्बत में ही हम देखा करते थे, लेकिन आज जब मैंने पीटीवी को देखा ना तो बस वो और मज़ीद उसके ऊपर प्यार आया, क्योंकि उसकी स्क्रीन इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, और आप जो थोड़ी सी लैगिंग कर रहे थे पीटीवी, आप उससे बाहर निकल आए और अब आप मुकाबले की फ़िज़ा में उनके साथ बराबर आ गए। बल्कि पीटीवी का तो मुकाबला किसी के साथ नहीं, क्योंकि पीटीवी हमेशा नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें कि जो मिनिस्ट्रीज़ है वो कितना बेहतरीन काम कर रही हैं। चौधरी फवाद साहब से पहले भी कितने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स आए, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट में, PMLN की हो या पीपल्स पार्टी की हो, किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन चौधरी फवाद साहब मैंने देखा कि 24 घंटे काम करते हैं। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और उन्होंने एक चीज़ को करके दिखाया है जो आज पूरे पाकिस्तान और जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क मौजूद हैं उन्होंने एक खूबसूरत स्क्रीन देखी है। और मेरे ख्याल से ये है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स भी मज़ीद बेहतर होंगे, तो स्क्रीन की वजह से उनमें 4 चांद लग और जाएंगे। कंटेंट में जब बेहतरी आएगी और आप अपने पाकिस्तान की मज़ीद बात करेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे तो पाकिस्तान का वो जो एक बयानिया है उसमें भी शिद्दत आएगी और एक मजबूत कौमी बयानिया पूरी दुनिया के सामने जाएगा। जावेद साहब, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर बैरून मुल्क होता हूँ, पूरी दुनिया फिरता हूँ। पाकिस्तान का जो बयानिया है ना वो पहले इतनी अच्छे तरीके से नहीं लाया जा रहा था, जबकि हमारा जो दुश्मन मुल्क है, मैं तो उसका नाम भी अपनी स्क्रीन पे नहीं लूँगा, उनका बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और वो जो आपने पिछले दिनों देखा, जैसे EU लैब का मामला आया बेल्जियम के अंदर, डिस इन्फो लैब का, इसके अलावा लेकिन पाकिस्तान का बयानिया जो है अब बेहतर होता जा रहा है। मैंने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने UNGA में तकरीर की, वो आज तक जितने भी सरबराहान मुमलिकत ने वहाँ पे तकरीरें की उनमें सबसे बेहतरीन वो तकरीर काउंट की जाती है। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वो तकरीर सबसे ज़्यादा सुनी और देखी गई है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा PTV का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपने बयानियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल दौर आ गया है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जा रही है। और ये फिर मैं कहूँगा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा इकदाम लिया कि PTV को जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्होंने आरास्ता करके एक तो जो नाजरीन है उनको भी एक खूबसूरत स्क्रीन मुहैया की, और इसमें दुनिया में भी जब हमें देखा जाएगा और हम अपना बयानिया देंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, और यकीनी तौर पर वजारत इत्तलात और नशरियात का ये एक इनकलाबी इक़दाम है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हूँ। ये शाहराह है ताकत की, ये शाहराह है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह दस्तूर। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन मज़ीद पेचीदा होते चले जा रहे हैं और ख़राब होते चले जा रहे हैं। तालिबान की पेशकदमी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के हुकाम भी ऐसा लगता है कि वो भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर 2 रोज़ कबल सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास हुआ और इस इजलास में अजीब व गरीब बात यह है कि पाकिस्तान को इस इजलास में दावत नहीं दी गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने भी इस बात पर सख्त हैरानगी का इजहार किया और उनका कहना था कि चूँकि अफ़गानिस्तान में
पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान के अमन में पाकिस्तान का एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है और खुसूसन अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो इंतहाई मस्बत है, जिसे पूरी दुनिया देखती है। और फिर अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान हुआ, पाकिस्तान में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 70,000 से ज़ायद जानें यहाँ पर गई, लेकिन उसके बावजूद सलामती काउंसिल के इस इजलास में पाकिस्तान को न बुलाना समझ से बाहर है। वज़ारत ख़ारजा ने भी ये जो फ़ैसला किया गया है इसकी सख्त अल्फाज में इस पर हैरानगी का इजहार किया है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को एक मज़म्मती ख़त लिखा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से किरदार इंतहाई मस्बत रहा है। पाकिस्तान ने भरपूर कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ुसूसन जो दोहा में अमन अमल का प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान का किरदार इंतहाई तामीरी रहा है। ख़ुद अफ़गानिस्तान ने और अमरीका ने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है, लेकिन सलामती काउंसिल के इस इजलास को बजाय इसके कि अफ़गान मसले पे वो फोकस किया जाता, उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा ने अफ़गान मंदूब के इल्ज़ामात को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। क्या होने जा रहा है इस खित्ते में और क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजज़ियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, ये पेशरफ्त आपके सामने है, पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई और उस फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान के मंदूब को बोलने का मौका दिया गया। ये किस किस्म की दोगली पॉलिसी की जानिब जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अफगानिस्तान ने एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी अवेल की भारत की सदारत की वजह से और एक खुला इजलास उस पर बुलाया और भारत चूंकि सदर था, भारत के पास सदारत थी, इन्होंने फौरन वो करवा दी और अमेरिका की सरपरस्ती आप समझ लीजिए, क्योंकि ये तीनों मुल्क अब जो है वो मिल के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका पहला ये होगा एक नुक्ता कि ये जो जितने भी अफगानिस्तान में अशरफ गनी की गलतियां हैं, जितना भी उसका वो कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जाए इस नाकामी का। दूसरी तरफ ये है कि वहां से जंग शुरू हो, ये स्टेबल ना हो इलाका और वहां से रेफ्यूजीज वगैरह आए और पाकिस्तान से बॉर्डर्स खुलवाए जाएं ताकि टेररिस्ट जो है वो इधर वापस पहुंच सके। तो ये एक खित्ते को डिस्टेबलाइज रखने की प्लान है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करके जवाब ना लेना ये खुद जाहिर करता है कि इसमें एक आप कह लीजिए कि एक साजिश मुलव्वस है। वरना तो बड़ी सीधी सी बात थी कि अफगानिस्तान ने अगर कोई इल्जाम आयद किए हैं, इल्जाम क्या वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इसको डिसमेंटल करे, जिससे बड़ा एक तरह से दबे अल्फाज में ये कहा कि पाकिस्तान ने ही ये सारा किस्सा खड़ा किया हुआ है और पाकिस्तान को कहा जाए कि अब इसको लपेटें। तो ये वो इल्जाम है जो भारत के कहने पे अशरफ गनी हमेशा लगाता रहा है। अब चीज ये है कि पहली बात तो ये कि तालिबान पे हमारा कोई ऐसा इख्तियार नहीं है और तालिबान ने जो 20 साल जद्दोजहद की, जितना उन्होंने कुर्बानियां दी, अपने बंदे उन्होंने हलाक करवाए, या ये कि इतनी मुसीबतें झेली उन्होंने, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं झेली थी। वो इसलिए तो नहीं कि पाकिस्तान कहेगा आप जाओ घर चले जाओ तो वो घर चले जाएंगे, ये तो नहीं था। वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए अशरफ गनी क्यों नहीं आ गया? इनमें सबसे बड़ा जो नाकामी की वजह बना हुआ है वो अशरफ गनी का अपना वजूद है। अशरफ गनी ने मुज़ाकरात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। पहले दिन से वो उसको मुज़ाकरात को टरखाता रहा है, किसी न किसी तरह डिले करवाता रहा है, कभी कैदियों के तबादला रोक दिया, कभी कुछ। और अब वो जानता है, वो समझता है कि तालिबान का एक मुतालबा है कि जी सबसे पहले अशरफ गनी यहां से फारिग हो, यानी अशरफ गनी की गवर्नमेंट फारिग हो, न्यूट्रल गवर्नमेंट बने और फिर मुज़ाकरात हो, ताकि अपना मफाद देखने बजाय न्यूट्रल गवर्नमेंट जो वो दोनों साइड को देखे। यहां पे अशरफ गनी डटा हुआ है चूंकि उसको पीछे अमेरिका और भारत नजर आता है। अगर अमेरिका और भारत वाकई चाहते हैं अमन हो और बातचीत हो तो उससे हाथ खींच लें अशरफ गनी से, तो बातचीत शुरू हो जाएगी। वो डटा इसी वजह से हुआ है कि पीछे ये दो मुल्क खड़े हैं उसके पीछे और ये लड़वा रहे हैं उनको। तो इस वजह से अफगान अवाम भी बेवकूफ बने हुए हैं इनके हाथों और अल्टीमेटली ये खून खराबा इनका जारी रहेगा।
मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान में फौरी तौर पे अमन आने की सूरत नजर जनरल साहब, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की, आप इससे यकीनी तौर पर इत्तेफाक करेंगे, मैं चाहूँगा आपका कमेंट उस पर आए, कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो डुअल पॉलिसी के साथ चल रहा है, पाकिस्तान दो रुखी पॉलिसी इख्तियार कर रहा है अफगानिस्तान के हवाले से। वो कहते हैं कि दो रुखी पॉलिसी और धोखा तो हमारे साथ हुआ है कि अमन के नाम पे आपने अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मनों को पनाह दी है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली हमारे साथ दोगलापन किया है अमेरिका ने, और मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये दोगलापन, दूसरा हम ये कहते हैं कि जी हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी, दुनिया उसको तस्लीम करे। नहीं, हमने कुर्बानी नहीं दी, ये हमें नहीं कहना चाहिए। ठीक, हमारे 70,000 लोग कत्ल करवाए गए, ये अमेरिका ने और भारत ने मिलकर ये काम करवाया। हमें अमेरिका से इसकी कंपनसेशन मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जब वहां पे भारत, एनडीएस और रॉ मिलके अब ये पाकिस्तानी तालिबान को पाल रहे थे, इनके कैंप्स मौजूद थे, सब कुछ था। अमेरिका को पाकिस्तान में एक आदमी फिरता नजर आ जाता है कि जी वो फलां इधर वो मुल्ला मंसूर अख्तर इधर आ रहा है, उस पर मार दिया आपने रॉकेट, आपने मिसाइल मार दिया, वो ईरान से क्रॉस करके आया इधर। तो आपको वो तालिबान जो उधर 10,000 बैठा हुआ वो नजर नहीं आता। सो अमेरिका के नाक के नीचे, नेटो के नाक के नीचे एक पॉलिसी के तहत ये पहले दिन से एक प्लान थी। देखिए, जब हमने मुल्ला फजलुल्लाह को वहां से उसके तालिबान को निकाला सवात से, तो वो नूरिस्तान की तरफ गए। नूरिस्तान से इनके एग्जिट से एक दिन पहले नेटो ने अपनी सारी चेक पोस्टें डाली। हालांकि वो वक्त था कि अगर वो चाहते थे कि यहां अमन रहे तो वो चेक पोस्टें लगी रहती और तालिबान को उधर जाने ना देते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तालिबान इधर अभी एस्केप करना, इन्होंने वहां से वो चेक पोस्टें हटाई। तो ये वो चीज है जो कि पहले दिन से नजर आती थी कि हमारे साथ डबल गेम इस्तेमाल पाकिस्तान को कर रहे हैं। दुख, मुसीबत, खून खराबा हमारा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है और फायदा सारा भारत को पहुंचाया जा रहा है। तो भारत चूंकि उनका, और ये हमें 2005 में हमारी आंखें खुलनी चाहिए थी। 2005 में जब उन्होंने उनको न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट ऑफर किया था बुश ने आके, तो हमने साथ ही कहा था कि जनाब हम भी तो न्यूक्लियर पावर है, हमें तो नहीं, आपके साथ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को ये तो समझ लग गई कि हमें तालिबान के साथ अब लड़ाई नहीं करनी, तालिबान जाने और उनका काम जाए। ये चाहते थे अमरीकी कि तालिबान के साथ जो अफगान तालिबान है उनकी जंग भी हम लड़े। वे अमरीका तो इसी तरह जैसे चला गया, वो किसी वक्त भी उठ के चले जाता है यहां से, तो पीछे सारी दुनिया के साथ हम भुगताते रहते, हम लड़ते रहते। अफगान तालिबान भी हमारे दुश्मन होते, टीटीपी भी हमारी दुश्मन होती। तो हमें तो ये सूट ही नहीं करता था। तो हमने कहा ये पानी जाने और वो जाने, तो हमने तालिबान से, और फिर अब भी हम जब ये कह रहे हैं कि हमने सीपैक को एक्सटेंड करना है, सेंट्रल एशिया में हमें एक्सेस चाहिए, तो हम अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट करेंगे? ठीक, हम जियो इकोनॉमिक्स पे जोर दे रहे हैं, हमारी सारी सोच अब इस तरफ है। और अगर हम ये ना कर सकें तो सीपैक तो सिर्फ एक चाइना के लिए एक सड़क रह जाएगी, और किसका, उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ आपको। ठीक, वो चाइना का लिंक रह जाएगा ग्वादर पोर्ट तक, जबकि हम चाह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया और रशिया वगैरह ये मुल्क हैं वो कनेक्ट हो, ताकि आपको उसका पूरा एडवांटेज मिले। तो बेनिफिट आप उसका मैक्सिमम तभी ले सकते हैं जब कनेक्टिविटी हो, और जब हम कनेक्शन मांगते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि ये अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज। लेकिन यहां अशरफ गनी कहता है कि पाकिस्तान मुझे सदर तस्लीम कर ले, मेरी हुकूमत तस्लीम कर ले, जो हम वैसे करते हैं। लेकिन अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान ही मार के खत्म करे ताकि अशरफ गनी बैठा रहे। हाँ, ये तो देखें, जो हुकूमत जनरल साहब वहां पे है, पाकिस्तान तो उसको मानती है, और पाकिस्तान तो बारहा अब ये कह रही है कि वहां पे बज़ौर ताकत किसी को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि वही हुकूमत काबिल कबूल होगी जो वहां के अवाम उनको मुंतखब करके लाएंगे। तो पाकिस्तान तो, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत क्लियर है इस मामले में? नहीं, ऐसे नहीं है, हम क्लियर हैं। ठीक, लेकिन हम साथ ये कहते हैं, और पूरी दुनिया कहती है कि अगली हुकूमत जो है वो आप बातचीत करके तालिबान के साथ मिलकर बात करें और बातचीत के नतीजे में बनाएं। वो कहते हैं नहीं, ये ना करें, हम हुकूमत में, हम ही हुकूमत है, अब तालिबान को आप खत्म कर दें। सो वो जो हमने उनको वैसे हुकूमत माना, सारे एग्रीमेंट्स उनसे किए हुए हैं, सदर उनका आए, वजीर आए, कोई आए, उनको वही प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हीं से ही सारा कुछ बातचीत होती है। जो भी
अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट करना है, कुछ करना है, तो हम इसी हुकूमत को मानते हैं। लेकिन अब आगे की बात कि आगे जो हुकूमत बननी है वो अशरफ गनी की नहीं हो सकती, वो होगी वो जो कि तालिबान और ये मिल के तय करें। ब्रॉड बेस्ड हुकूमत, बिल्कुल ठीक, ब्रॉड बेस्ड हुकूमत, जी हाँ। उसमें ये हमारी पॉलिसी है, जबकि वो अमेरिका ने भी यही तय की, सबने ये तय की, लेकिन आज अमेरिका उनको ये नहीं कह रहा। आज अमेरिका उनकी तरफ से बमबारी कर रहा है, उनकी तरफ से सारा कुछ, तो फतूर उन्होंने पैदा किया। अगर बातचीत चाहते हैं कामयाब हो तो ठीक है, तालिबान को कहें कि अपना ऑपरेशन बंद करें, लेकिन इनको भी कहें कि जनाब हम आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक कि आप मामला अपने तय नहीं करते। जनरल साहब, ये अफगान बात करना अमन अमल में एक स्पॉइलर भारत है, एक स्पॉइलर खुद अशरफ गनी की हुकूमत में बैठे हुए वो लोग हैं जिनकी वहां कोई हैसियत नहीं है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे जिन लोगों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी जी जी, नहीं देखिए, उन्होंने तो पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को बिल्कुल तस्लीम तो करना बड़ी दूर की बात है, बल्कि सरीहन इल्जाम तराशी वो जिसका कोई बुनियाद नहीं। लेकिन चूंकि वो 100% भारत के तनख्वाहदार हैं, वो जो भारत उनको कहता है वो ये कह देते, लिहाजा हमें लाजमी बात है कि हम तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह के वहां पे दुश्मन लोग बैठे रहें, लेकिन भारत अगर कल को अफगान अवाम का यही फैसला हो और तालिबान भी इनको तस्लीम करे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं यहां कहना चाहता हूं वो ये है कि अशरफ गनी आज भी हमें कह रहा है कि जी तालिबान को डिसमेंटल करो। इससे कोई पूछे, पहली बात तो ये कि ठीक है हमारा कोई तालिबान पे इख्तियार नहीं, लेकिन होता भी तो इस शख्स को डूब के मरना चाहिए था। 20 साल से तो ये हमारे लिए सुहाने रू बने होंगे। तालिबान ने तो फिर गारंटी दी है कि हमारी जमीन जो इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। इन्होंने कभी गारंटी दी है? अशरफ गनी हो या इससे पहले हमद करजई हो, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुला टेररिज्म जो है वो उसको स्पॉन्सर किया है और बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इन्होंने स्पॉन्सर किया। तो इन जैसे लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो पाकिस्तान से ये मांगते हैं कि जी हमें मदद करें। वो अलग बात है कि हम अपने तौर पे चूंकि अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, हम कहते हैं कि किसी तरह अमन आए ताकि हमारे भी मगरबी सरहदें महफूज हों, तो हम हर तरह से इनकी बात सुन के मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तालिबान पे ऊपर इख्तियार नहीं है। अब अगर इख्तियार नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अशरफ गनी की बकवास सुनते रहे कि वो हमारे ऊपर इल्जाम तराशियां करता रहे। हुकूमत को चाहिए कि उनको वाज़ेह तौर पर ये बात बता दे अमेरिका को भी कि हम अपनी सरहदें नहीं खोलेंगे। हमने बहुत सारी तकलीफ उठा ली पहले। दूसरी बात ये कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है तालिबान पे, आपकी जिम्मेदारी है मुज़ाकरात करें। तालिबान मुज़ाकरात में नहीं बैठते, हम वो उनको पुश कर सकते हैं ठीक, लेकिन हम ये कतई नहीं करेंगे कि कोई सोल्यूशन लेके आ जाएं या किसी एक को मजबूर करें कि तुम ये ना करो, ये नहीं। जनरल साहब, ये इतने बड़े इदारे को, सलामती काउंसिल जैसे इदारे को, आलमी फोरम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, और जैसे कि हमारी वजारत खारजा ने भी ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि भारत जो है वो अगस्त के महीने के लिए सलामती काउंसिल का सदर होगा। वो उम्मीद करते हैं कि वो कानून के मुताबिक ये सदारत करेगा। वो ये अब नहीं कर रहा। ये इस आलमी इदारे की साख पर कितना बड़ा सवाल है? जनरल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? खुद सलामती काउंसिल जी सलामती काउंसिल इदारे पे की साख पे कितना बड़ा सवाल है अगर इसी तरह भारत या अफगानिस्तान या अमेरिका इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। देखिए, ये बड़ी खुशकिस्मत ये होती है कि कोई इनसे कोई छोटा मुल्क भी कभी को फैज़याब हो, इनकी तरफ से कोई चीज उसके हक में भी कह दी जाए, वरना तो हम सबको पता है कि ये अदारे जो हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज के यानी अमेरिका और उसके हवारियों के, ये उनके लिए काला है, एक उनके लिए ये काम ही उन्हीं के लिए करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या उसके ज़ैली अदारे हों, ये सारा फ्रॉड इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ। अब इसमें सिर्फ एक फर्क है कि P5 जो है उनमें अगर कोई मुल्क आपके साथ है जिसके पास वीटो पावर है तो वो शायद को करारदाद ना पास होने दे, लेकिन उसके अलावा तो बाकी शॉर्ट ऑफ दैट ये जो जी चाहे करते हैं। अभी भी ये जो इजलास हुआ है इसमें अगर कोई करारदाद का किस्सा होता तो फिर शायद हम उसको लिए वीटो के लिए भागदौड़ करते, लेकिन करारदाद से हटके उन्होंने इल्जाम तराशियों का काम कर दिया, आपको एक प्लेटफॉर्म पे ला। तो ये तो होना था। ये हमें भारत से, अफगानिस्तान से कभी भी कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए।
हमारी 72-73 साल की जितनी भी तारीख है, इसमें सिर्फ वही 5 साल आए थे जो जहां तालिबान थे वहां पे, और हमारी सरहद पे, मगरबी सरहद पे कोई भी हमें न ट्रुप्स रखने की जरूरत थी न कुछ और यहाँ से जो लोग जुर्म करके जाते थे उनको भी तालिबान वापस पकड़ा देते। तो वो एक वक्त था जो हमने अमन का देखा, वरना तो यहाँ पे अफगानिस्तान से साजिशें होती देखी हैं। ये अफगानियों को कभी खुद नजर नहीं आया कि वो क्या करते रहे पिछले 70-72 साल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल थे। पाकिस्तान को अपने पत्ते इंतहाई होशियारी के साथ और इंतहाई एहतियात के साथ खेलने हैं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो किरदार है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो इंतहाई मस्बत रहा है, और हर सूरत में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। वहाँ अमन होगा तो यहाँ भी अमन होगा, और पाकिस्तान बारहा यह कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी वहाँ के अवाम अपनी हुकूमत को मुंतखब करें, पाकिस्तान को वही हुकूमत काबिल कबूल होगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हैरत का दिन ये जानना भी जरूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं। क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद, या फिर सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग की। आज़ाद कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए भी ये एक खुशगवार ख़बर है कि कश्मीर में क्रिकेट खेली जा रही है। हाँ, हमने देखा है कि बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स ने भी यहाँ आने का फ़ैसला किया था, लेकिन भारतीय जो एक मकरू चेहरा है, भारतीय जो एक मखसूस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जहाँ भी उसे मौका मिलता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स को धमकी दी थी कि वो कश्मीर ना जाएं खेलने के लिए, वरना उन पर भारत के अंदर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकन प्लेयर हर्षल गिब्स पाकिस्तान आए और उन्होंने न सिर्फ कश्मीरियों के, पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीते और उन्हें बड़े भरपूर तरीके से वेलकम किया गया। कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बड़ा बेहतरीन और खुशगवार इजाफा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में भी इसका बड़ा भरपूर किरदार है। लेकिन इसके साथ साथ एक बैनुल-अक़वामी पैगाम भी है, और वो पैगाम ये है कि पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग कितने पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। अब से कुछ अर्सा पहले वहाँ पर इंतखाबात हुए और उसके बाद वहाँ पर कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला सज गया है। KPL को कवर कर रहे हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इकबाल भाई, सबसे पहले तो बताइए क्या मंजर है। हम तो देख रहे हैं, हमने तो ओपनिंग सेरेमनी भी देखी, मैचेस भी देख रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। आपके क्या तासुरात हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। और अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट का मेला लग गया है, क्योंकि ये स्टेडियम जो मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम है, ये जिस जगह वाक़ है और हर तरफ से वो स्टेडियम नजर आता है, ऊंचाई से अगर लोग देखें, और इतना खूबसूरत समा पेश करता है। मैंने तो दुनिया में क्रिकेट कवर की है, जिस तरह केप टाउन का न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड है, बिल्कुल उसी तरह पहाड़ों के दामन में मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम। और इस कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद से कश्मीरियों में एक नया जोश, जज्बा, वलवला पैदा हो गया है, क्योंकि कश्मीर के बेशतर मकामी खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा है, जिन्हें
बैन अल-अक़वामी शोहरत के हामिल क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ बड़ा रंगारंग माहौल है। कल पहला दिन था, आज 2 मैचेस खेले गए और जितने लोग, क्योंकि एलसीओसी ने 30 से 35% तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत दी है, तो जितने लोग मैदान के अंदर होते हैं उससे दुगने लोग मैदान से बाहर होते हैं, जो इस इंतजार में होते हैं कि किसी तरीके से उन्हें दाखिले की इजाजत मिले। तो मैं समझता हूँ इतना जबरदस्त एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में आपने जिस तरह जावेद कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग इस बात का पैगाम है। 5 अगस्त को पूरे 2 साल हो गए भारत की जानिब से जो है वो आर्टिकल 370 के इनेकाद से मकबूजा कश्मीर पर अपने तसल्लुत पर, और उसके बरक्स यहाँ जिस पुरअमन माहौल में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है, छक्कों चौकों की बरसात हो रही है, उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं चूंकि यहाँ मौजूद हूँ तो जो मैं मनाजिर देखता हूँ अपनी आंखों से, यकीन जानिए वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कश्मीर क्रिकेट के लिए बड़े खुशाइन। हर्षल गिब्स की आमद जो है, मिर्जा इकबाल भाई बताइए कि ये कितना खुशगवार और बेहतरीन पैगाम है, क्योंकि उनको कहा गया, उन्होंने खुद ट्वीट किया कि बीसीसीआई ने उनको कितना प्रेशराइज किया, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए। ये कितनी बड़ी खबर है। बिल्कुल आपने सही कहा, 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को हिस्सा लेना था इस लीग में और वो तमाम के तमाम रिटायर क्रिकेटर्स थे। पता नहीं क्यों भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उनसे इतना खौफ लाक हो गया कि उन्होंने उनके क्रिकेट बोर्ड्स को खतूत लिखे, फिर आईसीसी से कहा और हर जगह उन्हें मुंह की खाना पड़ी। लेकिन चूंकि भारत क्रिकेट में डोमिनेट करता है, बहुत सारी कंपनीज स्पॉन्सर्स भारत के हैं, जिसकी वजह से 5 क्रिकेटर्स तो नहीं आए जावेद, लेकिन कल हर्षल गिब्स आए। वो जो है वो वॉरियर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वॉरियर्स की टीम की, और कल वो आए हैं ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से खेलने के लिए। चूंकि उन्हें 24 घंटे क्वारंटीन में गुजारने थे, इसलिए आज वो वॉरियर्स के मैच में, ओवरसीज वॉरियर्स के मैच में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन बकिया मैचों में हिस्सा लेंगे। और उन्होंने ये पैगाम दिया है दीगर क्रिकेटर्स को, क्योंकि हर्षल गिब्स का इस वक्त भारत में कुछ स्टेज पर नहीं है। बकिया क्रिकेटर्स डरते हैं, मॉन्टी पानेसर हुए, तिलक दिलशान हुए, दीगर क्रिकेटर्स हुए, टीनो वेस्ट हुए, कि अगर भारत, हम यहाँ पाकिस्तान चले गए तो भारत में क्या होगा हमारा। लेकिन हर्षल गिब्स पर चूंकि पाबंदी आयद हुई थी 2013 में भारत में जाने पर, तो वैसे ही वो उस पाबंदी से नाला थे, दिल बर्दाश्ता थे। अब उन्हें मौका मिला तो जलती पर तेल का काम किया उनके ट्वीट पे, और उनकी पाकिस्तान आमद ये पैगाम है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए कि रोक सको तो रोक लो, हम तो जाएंगे जरूर। अच्छा, रोक सको तो रोक लो, हम तो जाएंगे जरूर। इकबाल भाई ये भी बताइएगा कि पीसीबी ने इस मामले को आपके ख्याल में बेहतर तरीके से टैकल किया है? आईसीसी ने कोई इस पर रिस्पॉन्स किया है? पीसीबी ने तो बयान जारी किया था, लेकिन इसको टेकअप बहरहाल करना चाहिए था कि भारत जो है वो सियासत को वो क्रिकेट में या खेल के मैदान में ले आता है। बिल्कुल जावेद इकबाल, आपने बड़ा सही सवाल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार जो है थोड़ा सा डाइसी रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही था जिसने कश्मीर प्रीमियर लीग की इजाजत दी, बगैर पीसीबी की इजाजत की के लीग नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव पड़ा उन 6 फ्रेंचाइजेस का जो पीएसएल खेलती, और लगता यही है कि उस दबाव की वजह से क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको खेलने की इजाजत नहीं दी। शादाब खान हुए, फखर जमान हुए, हसन अली हुए, कई ऐसे क्रिकेटर्स जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं, मोहम्मद हसनैन हुए, उनको इजाजत नहीं दी। हालांकि लीग तो हो रही है, और ना ही कोई पीसीबी का आला ओहदेदार मुजफ्फराबाद के इस क्रिकेट स्टेडियम में कल जो इफ्तिताही तकरीब हुई उस तकरीब में शरीक हुआ, ना ही किसी आला ओहदेदार ने इनफरादी तौर पर कोई बयान दिया भारत के रवैये के खिलाफ, जो बड़ा मायूस कुन है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत से खाइफ नहीं होना चाहिए, और पीएसएल की फ्रेंचाइजेज भी पाकिस्तान की फ्रेंचाइजेज है, उनके नाम भी पाकिस्तान के शहरों के नाम पर है, और उनको भी पीसीबी के साथ मिलकर, क्योंकि ये लीग कोई खतरा नहीं है पीएसएल के लिए। पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। 2016 में जब ये खेला गया पहली पीएसएल, मैं दुबई में था, तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी न था कि आने वाले वक्त में ये एक ब्रांड बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया था वो एक बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए कि मायूस कुन, अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा। पीसीबी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। मैं देख रहा था इस लीग के ऑर्गेनाइजर्स बड़े परेशान थे कल तक। आरिफ मलिक जो चेयरमैन है कश्मीर प्रीमियर लीग के, बाद लोग कह रहे थे लीग होगी नहीं होगी, कि बिलाखिर लीग शुरू हुई
और दुआ करें कि 17 अगस्त को इसका इख्तिताम बड़े अच्छे अंदाज से हो। आमीन आमीन। इकबाल भाई, अल्लाह करे कि इख्तिताम भी अच्छे तरीके से हो। ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि ये तो चलें सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा पीसीबी ने, लेकिन आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि पीसीबी कन्विंस करने में जो फ्रेंचाइजेज हैं उनको कामयाब हो जाएंगे कि ये असल में एक बहुत बड़ा मकसद, यानी इस क्रिकेट से हम एक बहुत बड़ा मकसद हासिल करने जा रहे हैं और ये एक कौमी मफाद का मामला है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत बर्बरियत कर रहा है, मजालिम कर रहा है, लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर क्रिकेट हो रही है। वहां भी उनको इजाजत देनी चाहिए कि वो नौजवान आए, खेलें, वहां पे नौजवान खेलें, वहां पे भी खेलें। और यहां तो हो ही रहा है, यहां तो मैदान आबाद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आता है ये कश्मीर, और कश्मीर के मीरपुर स्टेडियम में तो फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले जा चुके हैं और कश्मीर की अपनी एसोसिएशन भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आइंदा जो अगली अगर कश्मीर प्रीमियर लीग होती है इंशाल्लाह, तो उसके लिए इनको कन्विंस करना पड़ेगा और इनको पैगाम देना पड़ेगा कि हम ख्वाहिश नहीं है किसी भी चीज से, क्योंकि वो तो ब्रांड बन चुकी है पीएसएल। और इसमें भी जिस तरह की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है जावेद, अगर आप उस क्रिकेट को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मुकाबले हो रहे हैं, कामरान अकमल, सुहेब मकसूद, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, बेशुमार टॉप के क्रिकेटर कि जिन्होंने पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबलंदी के लिए कारनामे सर अंजाम दिए, बेशुमार टॉप के क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं और लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि एहसान मानी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है वो वजीर आजम पाकिस्तान के बड़े काबिल एतमाद साथी है और उन्होंने ही उनका इंतखाब किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खाइफ होने के बजाय बैक फुट पर जाकर खेलने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए। और ये जो नए प्लेयर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और कश्मीर के प्लेयर्स भी हैं, उनको भी एक बड़ा जबरदस्त तजर्बा मिल रहा है कि वो सीनियर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर कर रहे हैं। इकबाल भाई, बिल्कुल जावेद, ये तो उनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि वो जिन खिलाड़ियों को टेलीविजन पर खेलते देखते थे, जिन खिलाड़ियों को जंगले के बाहर से मैदान में एक्शन में देखते थे, आज वो उन खिलाड़ियों के साथ डग आउट, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, होटल शेयर कर रहे हैं। तो इससे उनके मोराल में इजाफा होगा, इससे उनकी सलाहियतों को निखारने में बड़ी मदद मिलेगी। और मैं समझता हूं कि उन प्लेयर्स के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो इस लीग से सीखे और इस लीग में लीग के मुंतजमीन ने ये पाबंदी लगाई है कि कश्मीरी खिलाड़ियों का होना मस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी खिलाड़ियों की मौजूदगी और अपने स्टार्स के साथ उनका खेलना जो है वो यकीनन उनके खेल को निखारने में बड़ा मददगार साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बड़ी बेहतरीन तस्वीर वो पेश कर रहे थे कश्मीर प्रीमियर लीग के, जो इस वक्त 2 रोज हो चुके हैं, वहां पे मैचेस का सिलसिला जारी है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।